स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं कम्युनिटी हेल्थ से जीएनएम फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी को डिफाइन करना है। साथ ही इससे जो संबंधित जो भी तत्व हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो जो डेमोग्राफी होता है वो जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन यानी स्टैटिस्टिकल स्टडी होता है, उसी को हम लोग जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, जनसंख्या का जो भी सांख्यिकी अध्ययन होता है यानी संख्या में जो अध्ययन करते हैं हम लोग, उसी को जनसांख्यिकी के नाम से जानते हैं। तो जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन ही जनसांख्यिकी कहलाता है। इसके अंतर्गत 3 तत्वों का हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला, जनसंख्या के आकार में होने वाले परिवर्तन, जैसे जनसंख्या में होने वाली वृद्धि अथवा कमी तथा इसी अनुसार वृद्धि दर अथवा कमी दर देखते हैं। साथ ही जनसंख्या की संरचना, जैसे जनसंख्या में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या, शिशुओं, बच्चों, किशोरों, वयस्कों एवं वृद्धों की संख्या व शिक्षित तथा अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, ये भी हम लोग अध्ययन करते हैं। और तीसरा जो होता है वो जनसंख्या के क्षेत्र के आधार पर अध्ययन, जैसे राज्यवार जनसंख्या, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या कितनी है, ये भी हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या का जो अध्ययन होता है उसी को हम लोग जनसांख्यिकी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग 3 तत्वों का अध्ययन करते हैं। पहला, जनसंख्या में होने वाली ह्रास या वृद्धि को देखते हैं। साथ ही किस दर से वृद्धि या कमी हो रही है या ह्रास हो रहा है उसको देखते हैं। साथ ही किस तरह की संरचना है, जैसे पुरुषों की संख्या या महिलाओं की संख्या कितनी है, शिशुओं, बच्चों, किशोरों, वयस्कों एवं वृद्धों की संख्या कितनी है, और उन जनसंख्या में कितने शिक्षित तथा कितने अशिक्षित हैं, इनका भी हम लोग अध्ययन करते हैं। साथ ही जनसंख्या के क्षेत्र के आधार पर भी, जैसे राज्य में कितने जनसंख्या है, शहर या ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या है, इसका भी हम लोग अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है जनसांख्यिकी अवस्थाएं यानी डेमोग्राफिक स्टेज। ठीक, तो इसके कुल 5 अवस्था होती है, जिसमें पहला होता है, उसमें 1920 में यह अवस्था भारत में थी, जिसके अंतर्गत उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर की अवस्था आती है। ठीक, प्रथम अवस्था जो होती है जनसांख्यिकी अवस्थाओं में, उनमें यह अवस्था जो थी वो 1920 के आसपास भारत में थी, जिसमें उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर की अवस्था आती है। यह अवस्था जनसंख्या स्थिर बनाती है, यह एक दूसरे को संतुलित बनाए रखने में सहायता करती है। ठीक है, यानी इस तरह की जो जनसंख्या होती है वो उच्च मृत्यु दर तथा उच्च जन्म दर को इंडिकेट करती हैं और ये एक दूसरे के बैलेंस बनाकर रखने में भी मददगार होती है। जो अवस्था होती है जिसमें जन्म दर स्थिर रहता है और मृत्यु दर में कमी आ जाती है, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। अफ्रीका तथा दक्षिणी एशिया महाद्वीप के देश इसी अवस्था में है। यानी जो अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया महाद्वीप के जो भी देश हैं उनमें अभी जन्म दर स्थिर है, यानी जन्म दर लगातार हो रहे हैं, और मृत्यु दर जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा ह्रास या कमी आ गया है, जिसके कारण जनसंख्या में भारी विस्फोट हो रहा है। तीसरा जो अवस्था होता है उसमें जन्म दर में कमी शुरू होती है और मृत्यु दर में भी कमी आती है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आता है, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसी अवस्था में आज भारत है, यानी भारत की जो अवस्था है वो तृतीय स्टेज वाली है, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आई है, जिसके कारण जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रहा है। चतुर्थ अवस्था में क्या होता है कि ये जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों कम हो जाते हैं, जिनसे जनसंख्या दर या जनसंख्या वृद्धि दर शून्य हो जाती है। इस अवस्था में आने वाले देश ट्रांजिशन अवस्था में माने जाते हैं। सन 1980-1985 में ऑस्ट्रेलिया की यह अवस्था हो गई थी, यानी ऑस्ट्रेलिया में भी यह अवस्था आई थी जो 1980 या 85 के दशक में आई थी, जिसमें जन्म तथा मृत्यु दर दोनों कम हो गए थे, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर शून्य हो गया था, यानी नगण्य हो गया था। अगला स्टेज होता है 5वां, ठीक है, जिसमें मृत्यु दर अधिक होती है तथा जन्म दर कम होती है। हंगरी तथा जर्मनी की अभी यही अवस्था है, जिसमें मृत्यु दर तो अधिक हो रही है और जन्म दर जो है वह बहुत ज़्यादा धीमी रफ्तार से हो रहा है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगला जनसांख्यिकी स्रोत पे यानी सोर्स ऑफ डेमोग्राफी पे। तो इसमें पहला जनगणना करते हैं, दूसरा जन्म दर तथा मृत्यु दर का पंजीकरण से भी पता लगाते हैं, साथ ही स्वास्थ्य सर्वेक्षण और नमूना सर्वेक्षण से भी जनसांख्यिकी किया जाता है। ठीक है, यानी जनसांख्यिकी स्रोत जो होते हैं वो 4 होते हैं: जनगणना, जन्म दर तथा मृत्यु दर का पंजीकरण, स्वास्थ्य सर्वेक्षण और नमूना सर्वेक्षण शामिल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है छोटे परिवार का प्रतिमान यानी स्मॉल फैमिली नॉर्म जिसे बोलते हैं।
ठीक है, ये भी डिफिनेशन है, बहुत बार रिपीट किया हुआ है, अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जनसंख्या में होने वाला एक प्रमुख समस्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या, महंगाई, गरीबी, जीवन स्तर में गिरावट, बेरोजगारी, निरक्षरता, आवासीय समस्या, स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव, पारिवारिक विघटन, अपराधों में बढ़ोतरी आदि समस्या के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये जिम्मेदार होता है। यानी स्मॉल फैमिली नॉर्म जो होता है, यानी छोटे परिवार में हम लोग रहते हैं, उसका कारण बहुत सारी जनसंख्या, महंगाई, गरीबी, जीवन स्तर में गिरावट, बेरोजगारी, निरक्षरता, आवासीय समस्या, स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव, पारिवारिक विघटन, अपराधों में बढ़ोतरी आदि ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होती हैं। अर्थात ये बोलें कि परिवार का आकार न केवल व्यक्ति विशेष तथा समुदाय के कल्याण में अपितु संपूर्ण देश के विकास की दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यानी छोटे जो परिवार हैं उसका कारण महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, ये सब शामिल होते हैं। अगला है परिवार के आकार किन किन कारकों को प्रभावित करता है। तो पहला पोषण स्तर को, दूसरा शहरी सार्वजनिक तंत्र को, तीसरा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को, साथ ही शिक्षा के स्तर, प्रति व्यक्ति आय तथा देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार के अवसर और देश के कानून व्यवस्था को यह प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी परिवार का आकार, पोषण स्तर, शहरी सार्वजनिक तंत्र, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय तथा देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार के अवसर और देश के कानून व्यवस्था आदि को प्रभावित करती हैं। ठीक है, 1970 में परिवार में बच्चों की संख्या 2 या 3 रखने का नारा दिया गया था, जिसे 1980 में 2 कर दिया गया तथा हम 2 हमारे 2 का नारा दिया गया। वर्तमान में दंपतियों को परिवार में बच्चों की संख्या 2 रखने के साथ साथ दोनों बच्चों के मध्य कम से कम 3 साल का अंतर रखने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। यानी परिवार नियोजन के तहत ये नारा दिया गया था सन 1970 के आसपास कि 2 या 3 बच्चे ही रखना चाहिए, लेकिन बाद में 1980 में इसे 2 कर दिया गया तथा जो स्लोगन है वो दिया गया, हम 2 हमारे 2। वर्तमान में जो दंपति हैं या जो भी वाइफ होते हैं उनको परिवार में बच्चों की संख्या 2 रखने के साथ साथ दोनों बच्चों के मध्य कम से कम 3 साल का अंतर रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है परिवार कल्याण कार्यक्रम यानी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो इसे 1953 में लागू किया गया था, जो बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम लगाने के लिए इसको प्रायोजित किया गया था। अर्थात राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वह 1953 में भारत सरकार ने बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम लगाने हेतु शुरुआत की थी, जिसका तात्पर्य उन विधियों से है जो एक दंपति को उसके परिवार का आकार छोटा रखने में सहायता करती हैं। ठीक है, यानी परिवार नियोजन उन विधियों से मतलब रखता है जो कि एक दंपति को उसके परिवार को आकार छोटा रखने में सहायता करता है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों एवं दंपतियों को अनचाहे गर्भ से मुक्ति दिलाने तथा 2 बच्चों के मध्य पर्याप्त अंतर रखने के लक्ष्य को भी प्राप्त करने का ये आवश्यक जानकारी तथा साधन उपलब्ध करवाता है। ठीक है, यानी ये जो कार्यक्रम है वो 1953 में भारत सरकार ने लागू किया था, जिसका नाम नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम रखा गया था, जिसका उद्देश्य जो परिवार नियोजन है उसको लागू करना, साथ ही परिवार को छोटा रखने में भी सहायता प्रदान करना था। अब हम लोग देखेंगे परिवार कल्याण कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की क्या भूमिका होती है। तो पहला, परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना, किस परिवार में कितने सदस्य हैं या किस सदस्य की क्या उम्र, लिंग, शैक्षणिक योग्यता या आर्थिक स्तर है, इस सब के भी बारे में वो पता लगाती है। साथ ही परिवार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी पता लगाती हैं, क्या स्वास्थ्य सेवाएं हैं या क्या कॉम्प्लिकेशन है, इसके भी बारे में पता लगाती हैं। साथ ही स्वास्थ्य योजना के बारे में जानकारी देती हैं, सामुदायिक स्तर पे या व्यक्तिगत स्तर पे ये जो भी स्वास्थ्य योजना है उसके बारे में जानकारी देती हैं। साथ ही ये हमेशा निरीक्षण करते रहती हैं, स्वास्थ्य शिक्षा को प्रदान करती हैं, रिकॉर्डिंग तथा रिपोर्टिंग करती रहती हैं और कैंप वैम्प का आयोजन करके और परिवार नियोजन के संबंध में जानकारियों को देती हैं। साथ ही ये अपने द्वारा दिए गए जानकारी या परिवार कल्याण जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन करती हैं और उसका क्रियान्वयन करके नोट भी तैयार करती हैं। अगला है परिवार नियोजन सेवाएं यानी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। ठीक है, तो परिवार कल्याण का एक महत्वपूर्ण घटक परिवार नियोजन सेवाएं होती हैं, जिसके अंतर्गत जनसंख्या को रोकने के लिए कुछ विशेष सेवाएं दिया जाता है। ठीक है, जैसे गर्भ निरोधक साधनों को उपलब्ध कराना, अस्थायी गर्भ निरोधक करना। ठीक है, ये सब जो होती हैं वो गर्भ निरोधक साधनों को जन समुदाय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। साथ ही परिवार नियोजन सेवाएं भी दिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग परिवार का आकार सीमित कर जनसंख्या वृद्धि को रोकने का
कार्य करते हैं। साथ ही अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाने तथा वांछित संतान को जन्म देना भी सेवाएं देने का उद्देश्य होता है। साथ ही गर्भधारण के बीच अंतराल को नियंत्रित करना तथा 2 बच्चों से कम 3 साल के अंतर सुनिश्चित करना, यानी 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का गैप रखना और योग्य दंपतियों को उनके आवश्यकता अनुसार गर्भ निरोधक साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये परिवार नियोजन सेवाओं के उद्देश्य का हिस्सा है। ठीक है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि को रोकने, अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाने, 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर, साथ ही योग्य दंपतियों को उनके आवश्यकता अनुसार गर्भ निरोधक के साधनों को उपलब्धता सुनिश्चित करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पर आप टैप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।